हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेप ऑन। चलिए आज पॉलिटी पढ़ते हैं और अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम लोगों ने ये देख लिया पॉलिटी में कि संविधान कैसे फ्रेम हुआ, क्या क्या संविधान के सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या पार्ट 1 कहता है और क्या प्रियम्बल है ना। इतना हमने पढ़ लिया। संविधान में पार्ट्स हैं और शेड्यूल्स हैं, ये सब हम जानते हैं। पार्ट्स में हमने पहला पार्ट पढ़ा आर्टिकल 1 to 4 इंडिया एंड इट्स यूनियन। एंड आर्टिकल 1 सेज दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इसी पार्ट में आर्टिकल 3 कहता है पार्लियामेंट कैन क्रिएट एंड रिक्रिएट इंडिया एनी नंबर ऑफ टाइम्स। राज्य कई सारे बना सकता है, छोटे बड़े कर सकता है, राज्यों के नाम बदल सकता है। तो कौन बदलेगा? पार्लियामेंट करेगा। और पार्ट 1 की समरी हमने ये समझी कि राज्य कभी संघ से बाहर नहीं जा सकता, यूनियन से बाहर नहीं जा सकता। तो हमने समरी ये निकाली थी कि इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, तो आर्टिकल 1 to 4 इज पार्ट 1, आर्टिकल 5 to 11 इज पार्ट 2, दैट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप एकेडमिक ज्यादा है, उसमें जो करंट अफेयर्स की इश्यूज हैं वो हम बाद में ले लेंगे करंट अफेयर्स में। फिर आ जाते हैं पार्ट 3 पर, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 to 35। छोटे एग्जाम्स में कई बार जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं तो इनकी ये आर्टिकल की रेंज भी आ जाती है। तो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक होता है फंडामेंटल राइट्स, 11 से 5 तक होता है सिटीजनशिप, और 4 से 1 तक होता है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एंड इट्स यूनियन। तो आज देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, बड़ा बहुत है, लेकिन आपके लिए मैं बहुत टू दी पॉइंट बताऊंगा। जहां जितना आपके लेवल के लिए इंपॉर्टेंट है उतना बताऊंगा। तो फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 12 to 35, फंडामेंटल राइट्स। शुरू में हमने बात की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। हमने बात की थी कि भारतीय संविधान बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है बिकॉज मेनी प्रोविजंस हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम वेयर? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है बिल ऑफ राइट्स, वो हमारा ऑफिशियल सोर्स है फंडामेंटल राइट्स का। ब्रिटिश रूल के समय हमें बहुत से अधिकार नहीं मिलते थे, तो ऑब्वियसली अधिकार हमारे लिए बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और इंडिपेंडेंट कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट यही है कि वहां रहने वालों के पास अधिकार होते हैं। अधिकार से वंचित थे तो एक्सप्लॉयटेशन फील करते थे ब्रिटिश इंडिया में। उन अधिकारों को बहुत इंपॉर्टेंस दी संविधान निर्माताओं ने, इसलिए एक पूरा पार्ट है कहलाता है फंडामेंटल राइट्स। राइट्स स्ट्रेंथन द सिटीजन, नागरिक को सुदृढ़ बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए अधिकारों का होना बहुत जरूरी। और अधिकारों में भी कुछ अधिकार, मौलिक अधिकार होते हैं, कहलाते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए क्या होते हैं फंडामेंटल राइट्स, लिखेंगे इनको FRs। फंडामेंटल राइट्स आर दोज बेसिक राइट्स which are very necessary for overall development of an individual। अधिकार तो बहुत सारे, उन्हीं अधिकारों में कुछ होते हैं मौलिक अधिकार। और क्यों उनको मौलिक बनाया जाता है? ये सोचते हुए बनाया जाता है कि इनके बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, और अगर व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं होगा तो देश भी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए दैट कंट्री शुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। फॉर दैट पर्पज द पीपल इन द कंट्री शुड बी गिवन सर्टेन बेसिक राइट्स। If they are not given, then the people cannot obtain their best development. And if the people of the country are not developed, obviously country cannot become developed. मतलब अगर नागरिक फंक्शनल नहीं होंगे, फुल्ली फंक्शनल नहीं होंगे, तो देश भी अपना बेस्ट डेवलपमेंट अचीव
नहीं कर पाएगा। ये सोचते हुए लोगों को संविधान गारंटी करता है कुछ फंडामेंटल राइट्स। क्या करता है? गारंटी करता है। These guaranteed rights are called fundamental rights. If these are not made available, first of all, पहली बात तो ये अवेलेबल ना कराए जाएं, और अवेलेबल हो जाए उसके बाद इनका वायलेशन होने लगे तो भी इनका वायलेशन होने लगे तो भी हम इनके लिए फाइट कर सकते हैं। जब हम कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स पहली बार तो इम्प्लीमेंट ही ना हो और इम्प्लीमेंट हो जाए तो वायलेट हो जाए तो हम इनके लिए फाइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल राइट्स। पहले मैंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इतने इंपॉर्टेंट हैं कि एक तो इनका होना बहुत जरूरी, और होने के बाद अगर इनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हम सीधे जा सकते हैं कहां? कोर्ट। सिर्फ देना भर इंपॉर्टेंट नहीं, इनका हर समय अवेलेबल होना भी जरूरी है, एक्सेप्ट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस विच आर एक्सेप्शनल कंडीशंस, वो हम देखेंगे। तो ये जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल का मतलब होता है देयर नॉन इम्प्लीमेंटेशन और वायलेशन कैन बी fought for in Supreme Court directly। बात समझ में आई? अगर फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट ही ना हो या इंप्लीमेंट होने के बाद वायलेट हो जाए तो हम सीधे जा सकते हैं कहां? कोर्ट। हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से इनको अवेलेबल करवा सकते हैं, इनके वायलेशन को खत्म करवा सकते हैं या इनको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है फंडामेंटल राइट्स की दैट दे आर जस्टिशिएबल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, याद होगा आपको पहला लेक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर्स में 3 ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, दैट इज द गवर्नमेंट्स एंड द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड पीपल विद फंडामेंटल राइट्स। कहने का मतलब गवर्नमेंट का ऐसा कोई एक्शन नहीं हो सकता, पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जिससे लोगों के फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो जाएं। अगर ये दोनों ऑर्गन फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं या सरकारें इंप्लीमेंट नहीं करती हैं तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट से इंटरवेंशन करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हेंस बिकम्स गार्जियन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट नहीं, सीधे कहा जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ऑर्डिनरी अधिकारियों के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की अनुमति आसानी से नहीं होती, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के केस में वी कैन स्ट्रेट अवे मूव द सुप्रीम कोर्ट। इतने इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल एंड द गवर्नमेंट्स and the legislatures are bound by the constitution to provide the people with these basic rights. Hence they are available against both executive and legislature. ये दोनों ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे हमारे फंडामेंटल राइट वायलेट हो या हमको मिले नहीं। सो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ करती हैं। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स को, इसका इंटेंट आपको समझ में आ गया कि क्यों होते हैं फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए इनको कैटेगराइज किया गया है, इनकी कैटेगरीज है। सो आर्टिकल 14 से 18 राइट्स टू इक्वलिटी, पहली कैटेगरी। 12 से शुरू हो रहा है पार्ट 3,
फंडामेंटल राइट्स कैटेगराइज हो रहे हैं आर्टिकल 14 से। तो आर्टिकल 14 से 18 तक राइट्स टू इक्वलिटी, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 19 टू 22 राइट्स टू फ्रीडम, आर्टिकल 23 and 24 rights against exploitation, एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आर्टिकल 25 टू 28 rights to freedom of religion, article 29, 30 cultural and educational rights, article 32 right to constitutional रेमेडीज। देखिए ये है कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो कभी कभी छोटे एग्जाम्स में कई बार ये रेंज भी पूछ लेते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 इक्वालिटी है, तो 14 टू 18 राइट्स टू इक्वालिटी, 19 टू 22 राइट्स टू फ्रीडम, 23-24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25 से 28 राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29-30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और आर्टिकल 32 बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहां 30 तक डिफाइन कर दिए गए फंडामेंटल राइट्स, और फिर एक और फंडामेंटल राइट रखा गया आर्टिकल 32 कि अगर फंडामेंटल राइट्स इंप्लीमेंट ना हो, वायलेट हो, तो हमको मिलती है उसके अगेंस्ट रेमेडी। और रेमेडी मिलना भी कहां से है? संविधान से है। और रेमेडी इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं और अगर वायलेट हो रहे हैं तो हम आर्टिकल 32 में सीधे जा सकते हैं कहा? सुप्रीम कोर्ट। ये है वो रेमेडियल राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 32। मतलब आर्टिकल 32 ना हो तो इन सभी अधिकारों को देने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। इनकी सुरक्षा करता है आर्टिकल 32, हमको रेमेडी दिलवाता है अगर ना अवेलेबल हो फंडामेंटल राइट्स। तो ये आप याद करेंगे, छोटे छोटे एग्जाम्स में आ जाता है। ये कैटेगरीज होती हैं फंडामेंटल राइट्स की। अब लेते चलते हैं, बहुत बड़ा पार्ट है, आपके मतलब भर का हम इसमें कवर करेंगे, छोटी छोटी बातें कवर करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं राइट्स टू इक्वालिटी, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। राइट्स टू इक्वालिटी, एक एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेंगे, सारे नहीं भी लेंगे, जितने इंपॉर्टेंट है वो लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आर्टिकल 14। आर्टिकल ये शुरू हो रहा है आर्टिकल 12 से और 35 तक। 12 में डिफाइन किया गया है कि क्या होता है वर्ड स्टेट फॉर पार्ट 3। आर्टिकल 12 डेफिनेशनल आर्टिकल है। आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है कि स्टेट क्या है। बेसिकली स्टेट वर्ड बार बार यहां पर आएगा, तो ये बता रहे हैं स्टेट वर्ड जब भी लिखा हो पार्ट 3 में तो आप समझें गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज, मतलब वो संस्थाएं, सरकार और से संबंधित संस्थाएं, इनका ही काम है गारंटी करना फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करेंगे, एश्योर करेंगे, इनके ऊपर दारोमदार है। तो स्टेट वर्ड डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 13 हम बाद में देखेंगे, ये भी एक सुरक्षा देता है। और 14 से ये साफ साफ शुरू हो जाते हैं। तो आर्टिकल 14 इज फर्स्ट वन ऑफ राइट्स टू इक्वलिटी। तो स्टेट shall not deny two things। आपको समझाने के लिए, सरकार या उससे संबंधित एजेंसीज नहीं मना कर सकते दो चीजें।
इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। देखिए, ये दो फ्रेज हैं, इनको समझ लीजिए शॉर्ट में। सरकारें, उसकी एजेंसीज नहीं डिनाई कर सकते लोगों को, पीपल को नहीं डिनाई कर सकते। दो चीजें हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब, बिफोर लॉ एवरीवन इज इक्वल, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून नागरिक में भेदभाव नहीं करता, कानून सबके लिए एक सा। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, लॉ सबके लिए एक सा है, मतलब उतने ही, एक क्राइम के लिए सभी को उतना ही पनिशमेंट दिया जाएगा। कानून लोगों में भेदभाव नहीं करता। तो सरकारें या पार्लियामेंट ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिसमें सिटीजन्स के बीच में कुछ भेदभाव हो। इसलिए एश्योर होना चाहिए, देयर शैल बी इक्वलिटी बिफोर लॉ। बिफोर लॉ एवरीबडी इज इक्वल, कानून सब पे इक्वली एप्लीकेबल है, कानून एप्लीकेशन में भेदभाव नहीं करता। इसका मतलब तो इन जनरल शॉर्ट में ये हो गया। दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसे ध्यान से समझिए। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लॉज ऐसे बनाए जाएं, मतलब पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, लॉज ऐसे बनाए जाएं, पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि उनसे निकलने वाला प्रोटेक्शन सभी के लिए क्या हो, बराबर हो। स्टेट शैल नॉट डिनाई पीपल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, मतलब वेन एवर यू कंसीव अ लॉ, वेन एवर यू फ्रेम अ लॉ, जब भी आप कोई लॉ बनाए, पॉलिसी बनाए, तो देखें कि उससे निकलने वाली सुरक्षा, उससे निकलने वाला प्रोटेक्शन, उससे निकलने वाला बेनिफिट सभी के पास बराबर पहुंचे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो अनप्रोटेक्टेड हैं और जो प्रोटेक्टेड हैं, इसका मतलब जिनका अभी तक विकास नहीं हुआ है, जो पुअर हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, है ना, जो डिप्राइव्ड हैं, डिसएडवांटेज्ड हैं, पुअर हैं, डेवलपमेंट की रेस में पीछे हैं, उनको कुछ सपोर्ट दिया जाए, उनको कुछ प्लस दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, ताकि उनकी सुरक्षा, उनका वेलफेयर, उनका डेवलपमेंट भी किनके बराबर हो जाए, इनके बराबर हो जाए। इसलिए इनको कुछ पुश दिया जाए, सपोर्ट दिया जाए, ताकि ये भी उन्हीं के बीच में आ जाएं और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाए। तभी दोनों का प्रोटेक्शन कानून के तहत बराबर हो पाएगा। ये बात समझ में आई? तो लॉ शुड बी सच, पॉलिसी शुड बी सच that it should give some support to those who are not protected yet, not developed yet, poor हैं, गरीब हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये सारा बेनिफिट इनको दिया नहीं जाएगा क्योंकि डेवलपमेंट की रेस में ऑलरेडी आगे हैं। अगर इनको भी दे देंगे, इनको भी दे देंगे, बराबर दे देंगे, तो इनके बीच का गैप हमेशा रह जाएगा। जबकि इस पार्ट का पर्पस क्या है, इक्वलिटी लाना, मतलब इनके बीच का गैप खत्म करना है। अंडर डेवलप्ड को डेवलप्ड बनाए ताकि वो डेवलप्ड के बराबर खड़े हो पाए। इज द एसेंस ऑफ फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब इस फ्रेज का मतलब ये हो गया कि इनको सपोर्ट मिलेगा, इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, अगर हम किसी को सपोर्ट दे रहे हैं और किसी को सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कानून सबके लिए एक सा नहीं हुआ, पॉलिसी सबके लिए एक सी नहीं हुई। इसका मतलब हो रहा है क्या, भेदभाव। लेकिन संविधान ये कहता है कि जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, जो बैकवर्ड रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, उनको सपोर्ट जरूर दिया जाए, क्योंकि उनको भारत के संसाधनों का पूरा फायदा हिस्टोरिकल कारणों की वजह से नहीं मिल पाया, तो उनको पहले दिया जाए ताकि वो बराबरी पर आ पाए। अगर इस तरीके से भेदभाव करना पड़े तो ये गलत नहीं है। इसे कहते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन तो गलत है, लेकिन अगर
कमियों को दूर करने के लिए किया जाए तो गलत नहीं है। तो ये फ्रेज अलाउ करता है कि गवर्नमेंट बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए कई सारी पॉलिसीज बना सकती है, जो गरीब हैं उनके लिए बना सकती है, एम्प्लॉयमेंट में बना सकती है, ट्राइबल्स के लिए बना सकती है, शेड्यूल कास्ट के लिए बना सकती है, बैकवर्ड लोगों के लिए बना सकती है, बैकवर्ड रीजन्स में रहने वाले लोगों के लिए बना सकती है, जो कोस्टल रीजन में रहते हैं लोग, जो वनरेबल हैं क्लाइमेट प्रॉब्लम्स की वजह से। तो कोई भी एक ग्राउंड बन सकता है, वैलिड ग्राउंड की बेस पर कुछ को कुछ दिया जा सकता है और जो डेवलप्ड है उनको नहीं दिया जाएगा। ये फ्रेज ये अलाउ करता है कि ये सरकारें कुछ के लिए कुछ विशेष कर सकती हैं। दिस इज आर्टिकल 14, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारी रिजर्वेशन पॉलिसीज बना सकती है अंडर द फ्रेज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इतनी बात समझ में आ गई। इसी आर्टिकल से ये निकलता है लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। जो एक से हैं उनके साथ हो एक सा व्यवहार, जो एक से हैं उनके साथ हो एक सा व्यवहार। कहने का मतलब जो इस ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, जो अंडर डेवलप्ड लोग हैं, उनके लिए तो पॉलिसी एक सी है, लेकिन जो इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं उनको इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब 100 के साथ हो एक सा व्यवहार इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जिनके हालात एक से उनके साथ व्यवहार एक सा, जिनके हालात एक से नहीं उनके साथ व्यवहार भी अलग अलग हो सकता है। अगर सरकारें किसी के लिए स्पेशल पॉलिसीज बनाए तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के क्लॉज को लेके कोर्ट में नहीं जा सकता, क्योंकि ये समझ में आ जाता है हमारे कि ये वाला फ्रेज थोड़ा इसके कंट्राडिक्शन में खड़ा हो जाता है। तो इन जनरल कानून सबके लिए एक सा होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे देखा गया कि ये फ्रेज अलाउ करता है कि जिनके हालात अच्छे नहीं है उनको सपोर्ट देके अच्छा बनाया जाए। आर्टिकल 14 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। साबरीमाला इशू चल रही है, महिलाओं को मंदिर में कुछ को जाने दिया जा रहा है, कुछ को जाने नहीं दिया जा रहा है, जबकि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर ये कैटेगरी बनानी भी है कि जो उस some people can go into the temple, some people cannot go into the temple, then this group का जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू कि वो जो कैटेगराइजेशन किया गया है कि जिस एज ग्रुप की महिलाएं नहीं जा सकती वो वैलिड है या नहीं है, उसी को सुप्रीम कोर्ट चेक कर रहे हैं साबरीमाला इशू में, बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। सम वीमेन आर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड द टेम्पल एंड सम वीमेन अलाउड टू गो इनटू द टेम्पल। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 का ही हवाला CAA में दिया जा रहा है कि some of the outsiders are allowed to become citizens of India and some of the outsiders are not allowed to become citizens of India. Why discrimination on the basis of religion? Religion के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है? तो आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आर्टिकल 14 का मतलब होनी चाहिए बराबरी। अगर अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड के बीच का गैप कम हो जाएगा तो हो जाएगी क्या? बराबरी। आया समझ में? जैसे कि इनकम टैक्स लॉ है, जो कम कमाते हैं 2.5 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है, लेकिन 15 लाख के ऊपर 30% देना पड़ेगा, क्योंकि जो 2.5 लाख तक कमाते हैं वो अनप्रोटेक्टेड हो गए, उनके ऊपर इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक कानून हो गया, वो सबके लिए एक सा नहीं है, क्योंकि वो किसमें समझा जाएगा? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में। जो ज्यादा कमाते हैं इनकम टैक्स ज्यादा देंगे, जो कम कमाते हैं इनकम टैक्स कम देंगे, ताकि इनके बीच का गैप कम हो जाए। हैव नॉट्स और हैव लॉट्स, हैव नॉट्स और हैव लॉट्स के बीच का गैप कम हो जाए, तभी हो पाएगी क्या? इक्वलिटी। ये है एसेंस आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको विस्तार से बताया ताकि आपको पॉलिटी के फंडामेंटल समझ में आने लगे। आर्टिकल 14 का इंटेंट समझ में आ जाएगा तो काफी कुछ आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर पाएंगे और काफी कुछ समझने में आपको मदद मिलेगी। सो दिस इज आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। समझ में आ गया? हाउएवर एक्सेप्शन के तौर पे आप समझेंगे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्सेप्शंस हैं। बस आप इसे याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति और राज्यों के जो गवर्नर हैं वो इक्वलिटी बिफोर लॉ में नहीं आते। राष्ट्रपति और गवर्नर को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं जो प्राइम मिनिस्टर और बाकियों को नहीं हुआ करते हैं। तो
सो दे डू नॉट कम अंडर द क्लॉज इक्वलिटी बिफोर लॉ, इनके पास कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते हैं, बस इतना याद रखना है आपको। तो दिस इज आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट आर्टिकल ऑफ राइट्स टू इक्वलिटी। अब आर्टिकल 15 और 16 आर्टिकल 14 के सबसेट्स हैं। आर्टिकल 15 and 16 are the sub cases or the subsets of आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 15 देखिए, स्टेट shall not discriminate citizens on the basis of religion, race, caste, sex, place of birth, etc. etc. आर्टिकल 15 कहता है सरकारें, पार्लियामेंट, जो भी स्टेट हैं, वो नहीं भेदभाव करेंगी किनके साथ? नागरिकों के साथ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, नस्ल, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम। मतलब इन आधारों पर नागरिकों के बीच में कोई भेदभाव सरकारें नहीं कर सकती। ये जनरल पॉलिसी है। मतलब स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। ये एक जनरल पॉलिसी बता दी आर्टिकल 15 के पहले क्लॉज में। हाउएवर, दो एक्सेप्शंस हैं। हाउएवर, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस for women and children, and a state can make special provisions for socially and educationally बैकवर्ड क्लासेस। देखिए, आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है, आपको क्लॉज याद करने की जरूरत नहीं है, बस आर्टिकल का मतलब समझिए। आर्टिकल क्लॉज 1 कहता है 15 का कि ये भेदभाव इन आधारों पर नहीं हो सकते। लेकिन क्लॉज 3 कहता है हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। चौथा क्लॉज कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SEBCs। इन लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। मतलब ये क्या हो गए? एक्सेप्शंस हो गए। मतलब ये और केसेस हो गए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के, जो मैंने आर्टिकल 14 में बताया था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, वैसा ही कुछ है। मतलब जो बच्चे 18 साल से कम के हैं उनको डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, है ना। ये दिल्ली रेप केस में बताया गया कि जो जुवेनाइल है उसको डेथ सेंटेंस नहीं हो सकता, बल्कि उसको 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं हो सकती। तो बच्चों के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, महिलाओं के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे हुआ भी करते हैं। महिलाओं के लिए हो सकता है इंटरेस्ट रेट बैंक लोन में कम हो जाए, महिलाओं के लिए जमीन की रजिस्ट्री में रेट ऑफ रजिस्ट्री का जो रेट है वो कम हो जाए, वैल्यू का 6% हो जाए। तो महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्टेट स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। यदि बनाएगी तो उसके लिए कोई चैलेंज कोर्ट में नहीं कर सकता, बिकॉज आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में अलाउड है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब पार्लियामेंट चाहे तो महिलाओं के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व कर सकता है। कहां? पार्लियामेंट में। वीमेन्स रिजर्वेशन बिल चर्चा में चलता रहता है, आर्टिकल क्लॉज 3 में ये अलाउ हो सकता है। बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये भी अनप्रोटेक्टेड सिस्टम में आते हैं। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ये भी अंडर डेवलप्ड या अनप्रोटेक्टेड माने जाते हैं, तो इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। क्लॉज 4 कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। जो लोग डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, इन आधारों पर उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। मतलब हम इस बेसिस पर नौकरियों में
वजीफा देने में, स्कॉलरशिप देने में, एडमिशन देने में, स्कूलों में एडमिशन देने में काफी जगह पर लोगों को स्पेशल प्रोविजंस, उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस बना सकते हैं। यह है क्लॉज 4। अब सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस कैसे पता लगाई जाए, इसके लिए बहुत सारे कमीशंस बनाए गए और एक बनाया गया था फिर मंडल कमीशन। एक बनाया गया था मंडल कमीशन, फेमस मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने बताया कि सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का संबंध कास्ट से है। देखा गया है एक कास्ट के लोग सोशली एज वेल एज एजुकेशनली बैकवर्ड है, इसलिए कास्ट के बेसिस पर यह पॉलिसी बना दी जाए। हेंस दिस पॉलिसी रन्स ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। जबकि क्लॉज 1 कहता है कि कास्ट के बेस पे कोई रिजर्वेशन होना, कोई स्पेशल पॉलिसी बननी नहीं चाहिए, बट ये दोनों क्या माने जाते हैं, एक्सेप्शंस माने जाते हैं, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है। इसलिए मंडल कमीशन ने फिर अदर बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट दे दी और गवर्नमेंट ने उसको लागू 1990 में कर दिया, SEBCs और अदर बैकवर्ड कास्ट OBC कैटेगरी। तो दिस अलाउज दैट गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दीज टाइप्स ऑफ पीपल। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने प्रकार की बैकवर्डनेस रिकॉग्नाइज्ड है, तो आप बोल देंगे सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस इसमें कवर की जाती है। इसमें फिर एक छठा क्लॉज जुड़ा है 15 का 6, EWS कैटेगरी, इकोनॉमिक है ना, EWS कैटेगरी। इसको हम अलग से ले लेंगे अमेंडमेंट के तहत, तब मैं इसको बताऊंगा, तब इसी को हम दोबारा डिस्कस करेंगे। तो छठा क्लॉज इसमें आ गया है, वो हम अमेंडमेंट के थ्रू लेंगे। तो आर्टिकल 15 आर्टिकल 14 का सबसेट माना जाता है। आर्टिकल 14 में कोई लिमिटेशन नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन 15 में लिमिटेशंस दिखाई पड़ जाती हैं। इन आधारों पर भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं कि इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट इन बेसिस पर किसी भी क्षेत्र में, किसी भी डोमेन में स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है इनके लिए। तो दिस इज दिस थिंग, आर्टिकल 15। आर्टिकल 16 आर्टिकल 16 और स्पेसिफिक हो गया, इक्वलिटी ऑफ opportunities to citizens in the matters of employment under the state। समझिए, आर्टिकल 16 क्लॉज 1, क्लॉज याद करना जरूरी नहीं है। देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, किनके लिए, नागरिकों के लिए। नागरिकों के लिए होना चाहिए समान अवसर, नागरिकों के लिए होना चाहिए समान अवसर इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। इस फ्रेज का मतलब होता है जहां तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, मतलब एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, जहां तक गवर्नमेंट जॉब की बात है, सबके लिए होना चाहिए समान अवसर। किनके लिए, नागरिकों के लिए, और इनके लिए नहीं। और इस चीज को देखते हुए, मतलब गवर्नमेंट जॉब की पहलू को देखते हुए, नहीं होना चाहिए कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स। और इसको फुलफिल करने के लिए इन आधारों पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये हो गई जनरल पॉलिसी कि सो फार एज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड, there shall not be any discrimination in the equality of in the opportunity to citizens। सबके लिए गवर्नमेंट जॉब बराबर ओपन होनी चाहिए, ये जनरल पॉलिसी है। और ऐसा करते समय इन आधारों पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन हाउएवर क्लॉज 4, हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर backward class of citizens। 16(4) ये कहता है
लेकिन फिर भी जहां तक सरकारी नौकरियों की बात है, सरकारें चाहें तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती हैं। मतलब अगर ये क्वेश्चन आए कि किस आर्टिकल से सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 16 से। और 16 के किस क्लॉज से? क्लॉज 4 से। इतना डीप नहीं आएगा, फिर भी इन जनरल आ जाए। आर्टिकल 16 गारंटीज दैट देयर शैल बी इक्वलिटी under the state and for people, citizens, so far as government job is concerned. Still, the article allows the government to make special provisions for backward class of citizens. जितने backward class citizens हैं सब आ जाएंगे इसमें, उनके लिए चाहे तो स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। आर्टिकल 16 सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की ही पॉलिसी बन सकती है। आर्टिकल 15 कैसी भी पॉलिसी बना सकता है। आर्टिकल 14 कैसी भी पॉलिसी बना सकता है। आर्टिकल 14 का एम्बिट काफी बड़ा, उससे थोड़ा कम हुआ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में पॉलिसी एजुकेशन की भी हो सकती है, वजीफे की भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है। लेकिन आर्टिकल 16 सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए हुआ करता है, एक ही मुद्दे से डील करता है। तो आर्टिकल 15, 14, 15, 16 एक से हुआ करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 जोड़ा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ऐसे आर्टिकल 16 में क्लॉज 6 जोड़ा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। रिजर्वेशन होगा कहां? एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट के लिए। ये हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 आर्टिकल कुछ अलाउ करते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अंडर डेवलप्ड। ये 3 आर्टिकल हो जाते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हैं, राइट्स टू इक्वालिटी को। मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझा रहा हूं, पॉलिटी में आपको कभी दिक्कत नहीं होनी है। तो दिस ओबीसी कैटेगरी किसने बनाई थी? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1979 में अपॉइंट किया गया था, उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया वीपी सिंह गवर्नमेंट ने 1989 में, जिसमें कैटेगरी बनी थी ओबीसी कैटेगरी। और जब इसको चैलेंज किया गया तो अखबार में, सुप्रीम कोर्ट में, तो केस का नाम था इंदिरा साहनी केस। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए इंदिरा साहनी केस का मतलब किससे था, तो आप बोलेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ ओबीसी कैटेगरी। इंदिरा साहनी केस इन सुप्रीम कोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? It is related to the challenge against creation of a new category called other backward class. उसके लिए किया गया था ओबीसी कैटेगरी इंदिरा साहनी केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था 50% रिजर्वेशन, इससे ऊपर जा नहीं सकता इन द इंदिरा साहनी केस। तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। नाउ आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 इसको मंडल कमीशन केस भी कह देते हैं, इंदिरा साहनी केस को। आर्टिकल 17 untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden। देखिए, फ्रीडम स्ट्रगल में गांधी जी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दे फॉट अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ छुआछूत, अनटचेबिलिटी। ये इतनी बड़ी समस्या थी भारतीय समाज की कि इसको खत्म करने के लिए संविधान में जगह बनानी पड़ी थी। तो आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत को स्ट्रेट अवे अबॉलिश किया जाता है और इसकी प्रैक्टिस किसी भी फॉर्म में, शब्दों द्वारा, एक्शंस द्वारा, किताबें लिखने के द्वारा, आर्टिकल लिखने के द्वारा, भाषणों से, फिल्में बनाकर, किसी तरीके से संभव नहीं है, अलाउड नहीं किया जाएगा। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। बिल्कुल बंद की जाती है, किसी भी आधार पर, किसी भी तरीके से छुआछूत प्रैक्टिस नहीं हो सकती। एब्सोल्यूट आर्टिकल है, खत्म, छुआछूत खत्म की जाती है। और अगर इसे कोई प्रैक्टिस करेगा तो उसे लॉ द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। अखबार में आता रहता है SC एंड ST एक्ट 1989। ये वो कानून है जिसके तहत अगर ये सब किया जाएगा किसी भी फॉर्म में तो उसको सजा दी जाएगी, पनिशेबल उस एक्शन को बनाया जाएगा। SC एंड ST एक्ट 1989 के तहत सुरक्षा दी जाती है इन क्लासेस को, क्योंकि आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत खत्म की जाती है, किसी आधार पर छुआछूत नहीं प्रैक्टिस हो सकती। तो आर्टिकल 17 अबॉलिशेस व्हाट? अनटचेबिलिटी। आपके एग्जाम में ऐसा आएगा, किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी अबॉलिश होती है?
आप बोलेंगे आर्टिकल 17 में। तो आर्टिकल 17 अगर छुआछूत हट जाएगी तो क्या आ जाएगी, समानता आ जाएगी। इसका पर्पज भी क्या है, समानता लाना। और इसका आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो किस आर्टिकल में टाइटल्स खत्म होते हैं, आप बोलेंगे 18 में। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है अंग्रेजों के जमाने में टाइटल्स दिए जाते थे, राय बहादुर है, दीवान है, ये है वो है। तो संविधान कहता है स्टेट शेल नॉट कन्फर एनी आर्टिकल ऑन एनीबडी। अब इंडिपेंडेंट इंडिया में सरकारें किसी पे कोई टाइटल कन्फर नहीं करेंगी। नो इंडियन कैन टेक एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। भारत की सरकारें तो देंगी ही नहीं, लेकिन कोई भारतीय किसी और देश की सरकार से भी टाइटल नहीं ले सकता। भारत में तो मिलेगा ही नहीं, कोई भारतीय किसी और देश की सरकार से भी टाइटल नहीं ले सकता। तो टाइटल अबॉलिश किए जाते हैं। अंग्रेजों के समय टाइटल दिए जाते थे जिससे क्लास डिफरेंशिएशन होता था। तो इस आर्टिकल का उद्देश्य भी क्या है कि ये जो सोशल स्ट्रक्चरिंग है इसको भी खत्म किया जाए और टाइटल अबॉलिश किए जाते हैं। तो ना तो सरकारें किसी को देंगी और कोई भारतीय किसी और सरकार से भी टाइटल नहीं ले सकता। हाउएवर एजुकेशनल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स आर नॉट टाइटल्स, ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर किसी ने एजुकेशन की फील्ड में कुछ किया है तो वो डॉक्टर, पीएचडी किया है, डॉक्टर लगा सकता है, इंजीनियर है, या फिर मिलिट्री है, कर्नल है, जनरल है, ब्रिगेडियर है। ये भी क्या है, नाम के साथ जुड़े हुए हैं, टाइटल्स हैं। इन दोनों को अलाउ किया जाता है क्योंकि ये सोशल टाइटल्स में नहीं आते। इन दोनों के अलावा सरकारें कोई टाइटल नहीं देगी। किसी को ब्रिगेडियर कहा जाता है, किसी को पीएचडी स्कॉलर कहा जाता है, ये सरकार देती है, सरकार की डिग्री पे मिलता है, ये भी सरकार ही दे रही है। लेकिन इन दोनों को एक्सेप्शन में रखा गया है। एजुकेशनल एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स आर नॉट टाइटल्स एक्सेप्ट दैट नो अदर टाइटल्स कैन बी गिवन बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेटली आप किसी को महात्मा कह सकते हैं, जननायक कह सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं होगा कि एमके गांधी को महात्मा कहा जाता है। इन जनरल आप कह सकते हैं, महात्मा के नाम पे पॉलिसी चला सकते हैं, लेकिन कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते कि हम ये टाइटल देते हैं, क्योंकि आर्टिकल 18 में टाइटल खत्म किए जाते हैं। कोई भी टाइटल सरकारें नहीं देंगी क्योंकि इससे भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जब ये बात संविधान में लिखी है तो फिर भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स कोर्ट में चैलेंज हो गए। ये अगर आर्टिकल इनका दिया जाना भी क्या है, ये चैलेंज है। आर्टिकल 18 का वॉल्यूशन है। 1954 में भारत रत्न शुरू हुए थे, ये अवार्ड्स 1954 में शुरू हुए थे। देश के लिए कुछ एक्सेप्शनल किया जाए उसके बदले देश की तरफ से मिलते हैं कुछ अवार्ड्स, भारत रत्न एंड पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। इनको चैलेंज कर दिया गया। तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये टाइटल्स नहीं है, दीज आर नॉट टाइटल्स बट अवार्ड्स हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने देश के लिए कुछ विशेष किया है और उस विशेष को रिकॉग्नाइज कर रही है देश, स्टेट, उसके बदले उनको ये दिया जा रहा है, इसलिए ये टाइटल्स नहीं है, आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। और ये अवार्ड्स हैं, अवार्ड के तौर पे लिए जाते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जिनको ये मिलते हैं वो नामों के साथ जोड़ के इस्तेमाल ना करें, दे कैन नॉट प्रीफिक्स और सफिक्स देम विद देयर नेम्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइटल ना मानकर क्या माना है, अवार्ड्स। कुछ साल ये रुके भी रहे, फिर शुरू कर दिए गए थे क्योंकि इनका चैलेंज चल रहा था कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट these are not titles, these are awards given to some who have given some exceptional contribution towards the state. It is recognition of that particular contribution, hence not titles, they are awards. तो दिस इज आर्टिकल 18। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, राइट्स टू इक्वलिटी
आर्टिकल 14 से 18। 14 डज नॉट अलाउ स्टेट टू डिनाई पीपल व्हाट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। 14 में ये बताया कानून सबके लिए एक सा, कानून से ऊपर कोई नहीं, कानून के सामने सब बराबर। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये कहता है कि जिनके हालात एक से उनके साथ एक सा व्यवहार। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। कहने का मतलब दो वर्गों के बीच में भेदभाव हो सकता है, लेकिन भेदभाव करने का जो आधार है वो संवैधानिक होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ के लिए अच्छा करने की कोशिश है, डेवलप्ड के बराबर लाने की कोशिश है। आर्टिकल 15 कहता है स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट हु सिटीजन्स, नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। हाउएवर स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर हु वीमेन एंड चिल्ड्रन, वो भी डिप्राइव्ड माने जाते हैं। और चौथा क्लॉज कहता है स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर हु सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना सकते हैं। मंडल कमीशन ने उस पर काम किया, रिपोर्ट दे दी, बन गई अदर बैकवर्ड क्लासेस और ओबीसी कैटेगरी। उसको चैलेंज कर दिया गया तो इंदिरा साहनी केस बना 1991-92 में। इंदिरा का साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी कैटेगरी को वैलिड ठहराया, लेकिन ये बोल दिया कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर जाना नहीं चाहिए, जिसको मंडल कमीशन केस भी कह देते हैं। आर्टिकल 16, 15, 14 जैसा ही है, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट के लिए सरकारी नौकरियों में सबके लिए समान अवसर होना चाहिए, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स हैं उनके लिए विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। मतलब नौकरियों में रिजर्वेशन आर्टिकल 16(4) से फ्लो करता है। और आर्टिकल 17 कहता है अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया जाता है, छुआछूत नहीं होगी। छुआछूत प्रैक्टिस की जाएगी तो कानून के तहत सजा दी जाएगी। उस कानून को कहते हैं SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, जिसे हम SC ST एक्ट कह देते हैं, उसके तहत सजा दी जाती है। आर्टिकल 18 कहता है टाइटल एबॉलिश किए जाते हैं, सरकारें किसी को टाइटल नहीं देंगी और कोई भारतीय किसी और देश से टाइटल नहीं ले सकता। अवार्ड ले सकता है लेकिन टाइटल नहीं ले सकता। प्राइवेटली टाइटल ले सकते हैं, सरकार की तरफ से टाइटल नहीं मिलेगा। ये इंटेंट है पहली कैटेगरी का, दैट इज राइट्स टू इक्वलिटी। असमानता के माहौल में आ जाए समानता इज द फर्स्ट उद्देश्य ऑफ द पार्ट 3, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। ये आपके समझ में आया होगा, इसको रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे और फंडामेंटल राइट्स को कवर करेंगे। शॉर्ट में लिखाया है, याद करते जाइए, छोटे छोटे पॉइंट बनाकर, सिनॉप्सिस बनाकर, हमेशा के लिए फाउंडेशन हो जाएगी, किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आनी है। खूब मेहनत करिए, रिवाइज करिए। रिविजन इज द की टू सक्सेस एंड बी पॉजिटिव। Thank you very much for watching this video. Work very hard but smartly. Thank you.